गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कोइंसाइड विथ व्हिच इंडियन फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल किस भारतीय त्यौहार के साथ मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मकर संक्रांति। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, गुजरात का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और लोकप्रिय उत्सवों में से एक है। ये त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, जो मिड जनवरी को पड़ता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मिलकर किया है। इसका मुख्य वेन्यू था अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट। इसमें 50 देशों से 135 इंटरनेशनल फ्लाइट फ्लायर्स आए, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए और यूके जैसे देशों से पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। साथ ही भारत के अलग-अलग राज्यों से 900 से ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेंट्स भी हिस्सा लिए थे। मकर संक्रांति के दिन भारत के लगभग हर राज्यों में ये त्यौहार अलग-अलग नाम और अपने-अपने ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि अलग-अलग राज्यों में इस त्यौहार को क्या-क्या नाम मिला है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेद्दा पंडुगा मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है माघ बिहू या भोगाली बिहू। पंजाब और हरियाणा में लोहरी सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटका में सुग्गी हब्बा या मकरा संक्रामना मनाया जाता है। केरल में मकरा विलक्कू मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है पौष संक्रांति या पौष पार्वण। उड़ीसा में मकरा चावला मनाया जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में इसको मकर संक्रांति ही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है खिचड़ी पर्व। हिमाचल प्रदेश में माघा साजी। गुजरात में उत्तरायण। उत्तराखंड में उत्तरायणी कहते हैं। झारखंड में टुसु परब कहते हैं और जेएनके में शिशुर संक्रांत के नाम से इसे मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Which film won the award Best Motion Picture in Drama category at the 2026 Golden Globes? 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? इसका सही जवाब है हेमनेट। 83rd ग्लोबल ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन 11 जनवरी 2026 को कैलिफोर्निया के बिवर्ली हिल्स में स्थित बिवर्ली हिल्टन में हुआ। ये अवार्ड्स हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFEA द्वारा एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। इस साल के अवार्ड्स कॉमेडियन निक्की ग्लासर ने लगातार दूसरी बार होस्ट किया। 2026 गोल्डन ग्लोब्स में पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी शामिल की गई, जो मॉडर्न एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करती है। बेस्ट पॉडकास्ट का अवार्ड जीता एमी पोहलर ने अपने पॉडकास्ट गुड हैंग विथ एमी पोहलर के लिए। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसे पॉल थॉमस एंडरसन ने डायरेक्ट किया था, 9 नॉमिनेशंस में से 4 गोल्डन ग्लोब्स जीत लिया। आइए अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के मुख्य विनर्स को देख लेते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर इन ड्रामा जीता है हेमनेट ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है पॉल थॉमस एंडरसन उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड जीता है जेसी बकली ने हेमनेट के लिए। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड वैगनर मोरा ने जीता है उनकी फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर मिला के पॉप डीमन हंटर्स को। बेस्ट टीवी सीरीज इन ड्रामा मिला द पिट को। अब देखते हैं अगला सवाल। What is the name of the mascot for the खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के मैस्कॉट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है पर्ल द डॉल्फिन। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किया गया। ये इवेंट भारत के नेशनल मल्टी स्पोर्ट बीच कंपटीशन का दूसरा एडिशन था। इसका आयोजन 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक गोगला बीच, दीव में किया गया, जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव यूनियन टेरिटरी में स्थित है। ये गेम्स खेलो इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ग्रासरूट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एडिशन में शामिल 6 मेन स्पोर्ट्स थे: बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, सेपक टैक्रो, बीच कबड्डी, पेंकाक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग। इसका मास्कॉट था पर्ल द डॉल्फिन। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन बना। कर्नाटक ने कुल 11 मेडल जीते, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तमिलनाडु 8 मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मणिपुर 7 मेडल्स के साथ तीसरे स्थान को हासिल कर पाया। तो चलते हैं अगले सवाल पर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आधुनिक भारत के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी?
आधुनिक भारत के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है विजय त्रिवेदी। आधुनिक भारत के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी नाम की किताब विजय त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है। ये किताब मॉडर्न इंडियाज मेकर्स सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज को पब्लिश किया है पब्लिकेशंस डिविजन्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, विचार और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को डिटेल में दर्शाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। Who launched the official website and logo for India's BRICS Presidency 2026? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और लोगो किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है। 2026 में ब्रिक्स अपने 20 साल पूरा करेगा। इंडिया का थीम है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। नया लोगो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है, जबकि वेबसाइट मीटिंग्स और इनिशिएटिव्स की टाइमली जानकारी देगी। अगला सवाल है, व्हिच ग्राम पंचायत हैज बिकम राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज? राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बामनवास कंकर। राजस्थान के बामनवास कंकर ग्राम पंचायत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये पंचायत राजस्थान की पहली फुली ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत सर्टिफाइड बन चुकी है। ये गांव राजस्थान के कोटपुतली बहरौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें 7 बस्तियां शामिल हैं। यहाँ अब केमिकल फ्री खेती, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव को कोफार्मिन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज से टेक्निकल और सर्टिफिकेशन सपोर्ट मिला है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। Which state is set to become the first in India to plan a comprehensive chronic kidney disease registry? भारत में व्यापक क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो क्रोनिक किडनी डिसीज यानी सीकेडी का कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल रजिस्ट्री प्लान कर रहा है। इसका उद्देश्य है सीकेडी की सही प्रिवेलेंस डेटा तैयार करना और एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज बनाना। अब तक भारत में किसी भी राज्य के पास पूरी तरह का सीकेडी रजिस्ट्री नहीं है। उड़ीसा सरकार ने 12 मेंबर स्टेट टास्क फोर्स और 17 मेंबर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इसमें एम्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और अन्य हेल्थ और एनवायरमेंटल एजेंसीज शामिल हैं। उड़ीसा में 15 साल से ऊपर के लोगों में सीकेडी प्रेवलेंस लगभग 14% है। लगभग 60% केसेस डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े हैं, जबकि 40% केसेस अननोन कॉजेस हैं। ये रजिस्ट्री फ्यूचर रिसर्च, अर्ली डिटेक्शन और किडनी डिसीज से होने वाली मौत को कम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। चलते हैं अगले सवाल पर। In December 2025, India slipped to which position among the buyers of Russian fossil fuels? दिसंबर 2025 में भारत रशियन फॉसिल फ्यूल्स के खरीदारों में किस स्थान पर आ गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे पोजीशन पर। दिसंबर 2025 में भारत रशियन फॉसिल फ्यूल्स खरीदने वालों देशों में तीसरे स्थान पर आ गया। दिसंबर के दौरान भारत ने रशिया से लगभग 2.3 बिलियन यूरोज का हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट किया है, जबकि नवंबर में ये आंकड़ा 3.3 बिलियन यूरोज था। चाइना अभी भी सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का। भारत के रशियन इंपोर्ट्स में 78% हिस्सा क्रूड ऑयल का रहा, जबकि कोल और ऑयल प्रोडक्ट्स का हिस्सा काफी कम देखा गया। इस दौरान भारत के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स में रशिया का हिस्सा 35% से घटकर 25% हो गया। इसका एक बड़ा कारण रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, जिन्होंने रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स लगभग आधा कर लिया है। साथ ही स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज में भी लगभग 15% तक इंपोर्ट्स में कट किया गया है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। द दगादार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन व्हिच इंडियन स्टेट? दगादार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में दगादार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दगादार्थी एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट बनेगा, जो राज्य की फ्यूचर रेडी डेवलपमेंट पॉलिसी को दिखाता है। इस प्रोजेक्ट से एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा और इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को नया बूस्ट मिलेगा। दगादार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब 2025-26 के एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पीएम मोदी ने बिहार के सीमांचल रीजन में पूर्णिया एयरपोर्ट के इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है।
यूनियन कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बुंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी दे दी है। चाइना के यंगताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्साइलिस अवार्ड्स 2025 में वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट घोषित किया गया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में 9वां स्थान हासिल किया। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को स्काईट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2025 घोषित किया था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एसीआई एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक टॉप 10 हब एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया था। कर्नाटक के हुब्बली एयरपोर्ट को एसीआई ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम रिकॉग्निशन इनकी 8 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए मिला था। पीएम मोदी ने हिसार हरियाणा में महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट के सेकेंड टर्मिनल बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा। बीताहा एयरपोर्ट को ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।